मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो मुंबई के दिल में स्थित एक भूतिया होटल ग्रैंड सेंचुरी और उसके कमरा नंबर 101 के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी साल 1947 की है, जब भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था। और ये कहानी विवेक नाम के एक लड़के की है जो अनजाने में इस भयानक रहस्य से जुड़ जाता है। क्या कमरा नंबर 101 वाकई भूता है? और उस बुजुर्ग औरत का सच क्या है? आज का ये वीडियो देखिए और जानिए होटल ग्रैंड सेंचुरी के भूतों का रहस्य। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। दोस्तों, अब एक नया श्रृंखला रोजाना के लिए शुरू किया है। श्रृंखला ये है कि कहानी को सुनने के बाद आपको कहानी अच्छी लगे तो आप कमेंट करके ये बताना कि आप किस जगह से कहानी सुन रहे हो और आपका नाम क्या है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कमेंट करना ना भूलें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। मई की उमस भरी रात थी। मुंबई की हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। ग्रैंड सेंचुरी होटल के बाहर सड़क पर टैक्सियां गुजर रही थी। उनके हॉर्न की आवाजें शहर के शोर में घुल मिल रही थी। अंदर होटल की लॉबी शानदार थी, संगमरमर के फर्श और चमचमाते झाड़फानों से सजी हुई थी, लेकिन हवा में एक अदृश्य तनाव व्याप्त था। रिसेप्शन डेस्क पर युवा रिसेप्शनिस्ट विवेक बैठा हुआ था। वह थोड़ा ऊब गया था। रात काफी हो चुकी थी और कोई मेहमान नहीं आया था। अचानक दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग औरत अंदर दाखिल हुई। उसकी साड़ी फटी हुई थी और उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वह थोड़ी सी हिंदी और थोड़ी सी मराठी बोलती थी। विवेक ने पूछा, आपको कैसे मदद कर सकता हूं? औरत ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कमरा नंबर 101 चाहिए। विवेक चौंक गया। कमरा नंबर 101 सालों से बंद था। होटल के कर्मचारियों के बीच में यह चर्चा थी कि वह कमरा भूतिया है। विवेक ने कहा, मैडम, कमरा नंबर 101 बंद है। क्या मैं आपको दूसरा कमरा दिखा सकता हूं? औरत ने अड़े हाथों से मना कर दिया। नहीं, मुझे सिर्फ वही कमरा चाहिए। विवेक असमंजस में पड़ गया। आखिरकार उसने होटल मैनेजर को फोन किया। मैनेजर भी कमरे के भूतिया होने की कहानियों से वाकिफ था, लेकिन औरत की जिद के आगे झुक गया। उसने विवेक को आदेश दिया कि वह औरत को कमरा नंबर 101 दे दे। विवेक औरत को लिफ्ट तक ले गया। लिफ्ट का दरवाजा खुलते ही बाहर के गलियारे से एक कौवे की कांव कां की आवाज आई। औरत सहम गई। विवेक ने देखा कि उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। गलियारा अंधेरे और सन्नाटे में डूबा हुआ था। कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर विवेक ने दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का नजारा धूल से भरा हुआ था। फर्नीचर पुराना था और पर्दे सड़े हुए थे। एक अजीब सी गंध कमरे में फैली हुई थी। औरत कमरे में दाखिल हुई और दरवाजा बंद कर लिया। विवेक का मन हुआ कि वह और कुछ पूछे, लेकिन औरत की हालत देखकर वह रुक गया। वह लिफ्ट से नीचे उतर गया। उसके मन में कई सवाल थे। ये औरत कौन थी? वह कमरा नंबर 101 में क्यों रहना चाहती थी? और उस कमरे से जुड़े भूतों की कहानियों में कितना सच था? पूरी रात विवेक को नींद नहीं आई। वह बुजुर्ग औरत के बारे में सोचता रहा। सुबह होते ही वह फिर से कमरा नंबर 101 पर गया। दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर में मास्टर चाबी लेकर होटल का एक नौकर आया। विवेक ने उससे कहा, कमरा नंबर 101 खोलो। नौकर ने हिचकिचाहट से जवाब दिया, साहिब, ये कमरा तो सालों से बंद है। विवेक ने कल रात की घटना बताई। नौकर भी चौंक गया। उसने बताया कि कई साल पहले इस कमरे में एक अंग्रेज महिला की रहस्यमय ढंग से मौत हो गई थी। तब से होटल मैनेजमेंट ने इस कमरे को बंद कर दिया था। विवेक को यकीन नहीं हो रहा था। उसने जो देखा था वह क्या सिर्फ उसका ख्याल था? वह कमरे के अंदर जाने के लिए मुसद्दम था। उसने नौकर को मनाया और किसी तरह उसे साथ लेकर कमरे के अंदर जाने में कामयाब हो गया। कमरे के अंदर का नजारा वैसा ही था जैसा विवेक ने कल रात देखा था। धूल जमी हुई थी, फर्नीचर पुराना था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। विवेक ने कमरे का दरवाजा और खिड़कियां खोली ताकि ताजी हवा आ सके। अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक खूबसूरत अंग्रेज महिला खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी जो किसी रहस्य को छुपाती हुई सी लग रही थी। विवेक को लगा कि कहीं ये महिला वही तो नहीं है
जिसकी मौत इस कमरे में हुई थी। वह तस्वीर को ध्यान से देखने लगा। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। वह पास गया और पढ़ा, एवलिन 1910। उसी समय नौकर चिल्लाया, साहेब देखो। विवेक ने घबराकर इधर उधर देखा। कमरे में कुछ भी नहीं बदला था। उसने नौकर से पूछा, क्या हुआ? नौकर ने कांपते हुए कहा, वह कौवा। विवेक ने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई कौवा नहीं दिखाई दिया। शायद नौकर की कल्पना थी। लेकिन अगले ही पल कमरे की खिड़की के बाहर से एक कौवे की कांव कांव की तेज आवाज आई। विवेक और नौकर दोनों सहम गए। आवाज इतनी तेज थी कि मानो कोई उन्हें डरा रहा हो। विवेक को लगा कि इस कमरे में कुछ अशुभ शक्तियां हैं। वह तुरंत नौकर के साथ कमरे से बाहर निकल आया। दरवाजा बंद करते वक्त उसने आखिरी बार कमरे के अंदर देखा। तस्वीर अब दीवार पर नहीं थी, मानो हवा में गायब हो गई हो। यह सब देखकर विवेक बुरी तरह से घबरा गया था। कमरे से बाहर निकलते ही वह सीधे होटल मैनेजर के ऑफिस में गया और उसे पूरी कहानी बताई। मैनेजर भी इस घटना से परेशान हो गया। उसने फैसला किया कि वह किसी तांत्रिक को बुलाएगा जो कमरे के भूतों को शांत कर सके। कुछ दिनों बाद होटल में एक तांत्रिक आया। वह बूढ़ा और सनकी लग रहा था। उसकी गर्दन में रुद्राक्ष की माला थी और माथे पर त्रिशूल का टीका लगा हुआ था। मैनेजर ने उसे कमरा नंबर 101 के बारे में बताया और उससे मदद की गुहार लगाई। तांत्रिक ने कमरे का निरीक्षण किया। उसने कमरे की दीवारों को गौर से देखा, फर्श पर कुछ अजीब से निशानों को परखा और अंत में दीवार पर टंगे हुए एवलिन के तस्वीर की जगह को छुआ। कुछ मंत्रों का उच्चारण करने के बाद उसने कहा, इस कमरे में एक आत्मा फंसी हुई है। विवेक और मैनेजर दोनों उत्सुकता से सुनने लगे। तांत्रिक ने आगे कहा, यह आत्मा किसी एवलिन नाम की अंग्रेज महिला की है, जिसकी कई साल पहले इसी कमरे में मौत हो गई थी। वह किसी अधूरे काम या अधूरे बदले की वजह से शांति नहीं पा रही है। मैनेजर ने पूछा, तो आप क्या कर सकते हैं? तांत्रिक ने जवाब दिया, मैं एक अनुष्ठान कर सकता हूं जिससे एवलिन की आत्मा को मुक्ति मिल सके। लेकिन यह अनुष्ठान आसान नहीं होगा, इसमें कुछ खतरे भी हैं। विवेक ने पूछा, कौन से खतरे? तांत्रिक ने गंभीर स्वर में कहा, अगर अनुष्ठान के दौरान कोई भी गलती हो गई तो आत्मा और भी क्रोधित हो सकती है। हो सकता है वह कमरे से बाहर निकलकर पूरे होटल को अपने प्रभाव में ले ले। विवेक और मैनेजर दोनों डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। कमरे को यूं ही छोड़ देना भी ठीक नहीं लग रहा था और तांत्रिक के बताए खतरे भी भयानक थे। आखिरकार मैनेजर ने फैसला किया कि वह जोखिम लेगा। उसने तांत्रिक से कहा कि वह अनुष्ठान करे। तांत्रिक ने एक रात का समय मांगा ताकि वह अनुष्ठान की तैयारी कर सके। उस रात विवेक को नींद नहीं आई। एवलिन की आत्मा और तांत्रिक की चेतावनी बार बार उसके जहन में घूम रहे थे। सुबह होते ही वह होटल पहुंचा। वहां का माहौल तनावपूर्ण था। हर कोई तांत्रिक के अनुष्ठान का इंतजार कर रहा था। रात के 9 बजते ही तांत्रिक कमरा नंबर 101 के सामने खड़ा हो गया। उसके हाथों में एक काली थैली थी जिसमें से उसने कई तरह की अजीब चीजें निकाली। कपूर, हवन कुंड, घंटी और कई तरह की जड़ी बूटियां। उसने कमरे के फर्श पर एक जटिल चक्र बनाया और उसके बीच में हवन कुंड रख दिया। विवेक, मैनेजर और होटल के कुछ कर्मचारी कमरे के बाहर खड़े होकर तांत्रिक के अनुष्ठान को देख रहे थे। तांत्रिक ने मंत्रों का जाप करना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। कमरे के अंदर का माहौल भयानक हो गया था। हवा में एक अजीब सी ठंडक छा गई और हल्की सी रोशनी कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई देने लगी। अचानक कमरे के अंदर से चीखने की आवाज आई। आवाज इतनी तेज थी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। विवेक घबराकर कमरे का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मैनेजर ने उसे रोक लिया। कुछ देर बाद चीखने की आवाज बंद हो गई। कमरे के अंदर से एक अजीब सी गंध आने लगी। तांत्रिक मंत्रों का जाप और भी तेज आवाज में करने लगा। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। अचानक कमरे की रोशनी चली गई। होटल के बाकी कमरों की रोशनी भी चली गई। पूरा होटल अंधेरे में डूब गया। सिर्फ हवन कुंड की धीमी आग ही कमरे से बाहर रोशनी का एक छोटा सा स्रोत बनी हुई थी। कुछ ही सेकंड बाद कमरे के अंदर से एक जोर का धमाका हुआ, मानो कोई भारी चीज फर्श पर गिरी हो। विवेक और बाकी लोग चीख पड़े। डर के मारे वे सब पीछे हट गए। कुछ देर बाद
रोशनी वापस आ गई। विवेक ने हिम्मत जुटाकर कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का नजारा भयानक था। हवन कुंड बुझ चुका था और कमरे के बीचों बीच तांत्रिक बेसुध पड़ा हुआ था। उसके हाथों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर डर का साया साफ झलक रहा था। विवेक और बाकी लोग तांत्रिक के पास दौड़े। उन्होंने उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश ही रहा। कमरे में एवलिन का कोई निशान नहीं था। अनुष्ठान विफल हो गया था। अब होटल में और भी ज्यादा भयानक खतरा मंडरा रहा था। आखिर एवलिन की आत्मा कहाँ गई थी और तांत्रिक के साथ क्या हुआ था? ये सवाल विवेक और बाकी लोगों के मन में घूम रहे थे। तांत्रिक को होटल के एक कमरे में ले जाया गया। डॉक्टर को बुलाया गया, जिसने तांत्रिक की जांच की और बताया कि वह गहरे सदमे में है। कुछ देर बाद तांत्रिक होश में आया। वह बुरी तरह से सहमा हुआ था और कमरा नंबर 101 के बारे में बात करने से भी इनकार कर रहा था। विवेक को लगा कि तांत्रिक कुछ छिपा रहा है। उसने मैनेजर को सुझाव दिया कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो होटल के इतिहास के बारे में जानकारी रखता हो। कुछ खोजबीन के बाद उन्हें होटल के एक बूढ़े रिटायर्ड कर्मचारी का पता चला। वह आदमी कई सालों तक होटल में काम करता था और उसे होटल के पुराने किस्सों की अच्छी जानकारी थी। विवेक और मैनेजर उस बूढ़े आदमी से मिले। उन्होंने उसे कमरा नंबर 101 के बारे में बताया और एवलिन की आत्मा के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने उन्हें चौंका देने वाली बात बताई। बूढ़े आदमी ने कहा, एवलिन कोई आत्मा नहीं है, वह एक डायन थी। विवेक और मैनेजर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। डायन? क्या होटल में रहने वाली बुजुर्ग औरत असल में कोई डायन थी? बूढ़े आदमी ने आगे कहा, यह बात बहुत पुरानी है। 1910 में इसी होटल में रहती थी अंग्रेज डायन एवलिन। वह काले जादू की जानकार थी और लोगों को डराती धमकाती थी। एक रात किसी ने उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या किसने की, यह आज तक रहस्य है, लेकिन उसके मरने के बाद से होटल में अजीब और गरीब घटनाएं होने लगीं। विवेक को वह तस्वीर याद आई जो उसने कमरे की दीवार पर देखी थी। क्या वह तस्वीर असल में एवलिन की ही थी? बूढ़े आदमी ने उनकी जिज्ञासा समझी और बताया, हाँ, वह तस्वीर एवलिन की ही थी। उस तस्वीर में उसने काला जादू किया था। जो भी उस तस्वीर को देखता था, एवलिन उसके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकती थी। अब विवेक को समझ में आ गया था कि होटल में रहने वाली बुजुर्ग औरत कौन थी। वह एवलिन ही थी, जो किसी तरह से जिंदा हो गई थी और फिर से कमरा नंबर 101 में रहने आई थी। मगर सवाल यह था कि एवलिन फिर से जिंदा कैसे हो गई और तांत्रिक के साथ क्या हुआ था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए विवेक और मैनेजर ने फैसला किया कि वे खुद ही कमरा नंबर 101 की जांच करें। विवेक और मैनेजर जानते थे कि कमरा नंबर 101 में जाना खतरनाक हो सकता है, लेकिन एवलिन के रहस्य को सुलझाने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। उन्होंने होटल के कुछ सुरक्षा कर्मियों को साथ लिया और मजबूत लोहे की छड़ों से लैस होकर कमरे की तरफ चल पड़े। कमरे के बाहर पहुंचकर विवेक ने गहरी सांस ली। वह अपने हाथ में मशाल लिए हुए था, जिसकी रोशनी कमरे के अंदर तक पहुंच सके। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर का नजारा वैसा ही भयानक था जैसा विवेक ने अनुष्ठान के बाद देखा था। हवन कुंड बुझा हुआ था और फर्श पर खून के धब्बे बिखरे हुए थे। कमरे के बीचों बीच एक उलटी हुई मेज पड़ी थी, मानो किसी ने उस पर जोरदार झटका दिया हो। विवेक और बाकी लोग कमरे के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने कमरे की हर चीज को ध्यान से देखा। अचानक विवेक की नजर दीवार पर पड़ी। वह जगह खाली थी जहां पहले एवलिन की तस्वीर टंगी हुई थी, लेकिन दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। विवेक पास गया और मशाल की रोशनी में पड़ा, मैं वापस आऊंगी, बदला लूंगी। लिखावट खून से की गई थी। विवेक सहम गया। एवलिन का मकसद साफ था, वह बदला लेने के लिए वापस आई थी। उसी समय कमरे के कोने से एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई। विवेक ने सुरक्षा कर्मियों को इशारा किया। सब लोग सतर्क हो गए। आवाज फिर आई, इस बार और भी तेज। कमरे के अंधेरे कोनों से कुछ काले साए निकलने लगे। वे साए धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। विवेक को समझ में आ गया कि वे साए क्या हैं। ये चूहे थे, लेकिन वे साधारण चूहे नहीं थे। ये काले जादू से पैदा किए गए राक्षसी चूहे थे, जिनकी आंखों में खून का प्यास झलक रहा था। चूहों का झुंड विवेक और बाकी लोगों की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। सुरक्षा कर्मियों ने
लोहे की छड़ों से उन पर वार करना शुरू कर दिया। कमरे के अंदर चीख पुकार मच गई। विवेक को पता था कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। चूहों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्हें वहां से भागने का कोई रास्ता ढूंढना था। अचानक विवेक की नजर कमरे के कोने में रखी हुई एक पुरानी किताब पर पड़ी। किताब का कवर काला था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। विवेक को लगा कि शायद इस किताब में ही एवलिन को रोकने का कोई उपाय लिखा हो। उसने एक सुरक्षाकर्मी को चूहों को रोकने के लिए कहा और खुद उस किताब को उठाने के लिए दौड़ा। जैसे ही उसने किताब को छुआ, एक जोर का बिजली का झटका सा लगा और वह बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। जब विवेक होश में आया तो वह अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके बगल में मैनेजर बैठा हुआ था। विवेक ने पूछा, क्या हुआ? कमरा नंबर 101 में? मैनेजर ने निराश होकर जवाब दिया, कुछ नहीं पता चला। तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए हमें वहां से वापस आना पड़ा। वह किताब भी तुम्हारे हाथ से छूटकर कहीं खो गई। विवेक को बहुत गुस्सा आया। विवेक की झुंझलाहट साफ देखकर मैनेजर ने उसे शांत किया। हार मत मानो विवेक, अभी भी उम्मीद बाकी है। मैनेजर ने बताया कि होटल के कुछ मेहमानों ने भी अजीब सी घटनाओं का अनुभव किया था। एक मेहमान ने दावा किया था कि उसने कमरा नंबर 101 के बाहर एक बुजुर्ग औरत को देखा था जो हवा में गायब हो गई थी। यह सुनकर विवेक को एक ख्याल आया। वह बुजुर्ग औरत शायद वही एवलिन थी। हो सकता है वो किसी और रूप में वापस आकर लोगों को डरा रही हो। मैनेजर ने सिर हिलाया, शायद तुम सही हो। उन्होंने फैसला किया कि होटल में रह रहे मेहमानों से भी पूछताछ की जाए ताकि एवलिन के बारे में कोई और सुराग मिल सके। कुछ दिनों की जांच पड़ताल के बाद उन्हें एक अहम जानकारी मिली। एक बुजुर्ग महिला जो होटल में कुछ दिनों के लिए रुकी थी, उसने बताया कि उसने कमरा नंबर 101 के सामने एक किताब गिरते हुए देखी थी। हो सकता है वही किताब हो जिसे विवेक कमरे के अंदर उठाना चाहता था। उस महिला के मुताबिक किताब काला जादू से जुड़ी हुई थी और उसमें एवलिन को रोकने का मंत्र लिखा हुआ था। विवेक और मैनेजर को लगा कि शायद यही वह रास्ता है जिससे वे एवलिन को परास्त कर सकते हैं। उन्होंने होटल के पूरे परिसर की तलाशी ली। आखिरकार उन्हें किताब तहखाने में एक पुराने संदूक के अंदर मिल गई। किताब काफी जर्जर हालत में थी, लेकिन उसके कुछ पन्ने अभी भी पढ़े जा सकते थे। विवेक ने होटल में रहने वाले एक पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने किताब का अध्ययन किया और उन्हें बताया कि इस किताब में एक विशेष मंत्र है जिसे पढ़ने से एवलिन की आत्मा को शांति मिल सकती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन मंत्र पढ़ने की प्रक्रिया काफी जटिल थी। इसके लिए एक अनुष्ठान की जरूरत थी जिसे रात के समय किया जाना था। विवेक और मैनेजर जानते थे कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। पूरी रात विवेक और मैनेजर ने पंडित जी के साथ मिलकर मंत्र का अभ्यास किया। सुबह होते होते उनकी थकान साफ झलक रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय भी था। रात होते ही वे सब कमरा नंबर 101 के सामने जमा हो गए। कमरे का दरवाजा खोलते ही हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। कमरे के अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर खून के छींटे पड़े हुए थे और फर्श पर अजीब से निशान बने हुए थे। पंडित जी ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने कमरे के बीचों बीच एक चक्र बनाया और उस पर विभिन्न पूजा सामग्री रखी। विवेक और मैनेजर घबराहट के साथ खड़े हुए। उनके हाथों में मंत्र लिखी हुई पर्चियां थीं। अचानक कमरे के कोने से सरसराहट की आवाज आई। एक काला साया कमरे के अंधेरे से निकलकर सामने आया। यह साया धीरे धीरे बड़ा होता गया और अंत में एक भयानक डायन का रूप धारण कर लिया। डायन वही थी, एवलिन। एवलिन का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। उसकी आंखों से खून निकल रहा था और उसके हाथ लंबे पंजों में बदल गए थे। वह चीखी, तुम मुझे रोक नहीं सकते, मैं बदला लूंगी। विवेक और मैनेजर सहम गए, लेकिन पंडित जी अडिग रहे। उन्होंने ऊंची आवाज में मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। उनकी आवाज कमरे के हर कोने में गूंजने लगी। एवलिन पंडित जी की तरफ झपटी, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंची, एक अदृश्य शक्ति ने उसे रोक लिया। वह चीखने लगी और कमरे में अंधेरा छा गया। कुछ देर तक कमरे के अंदर यही सब चलता रहा। अचानक कमरे में एक तेज रोशनी फैली। रोशनी के बीच में एवलिन खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप भयानक नहीं था।
वह एक साधारण सी महिला में बदल गई थी। उसके चेहरे पर शांति झलक रही थी। एवलिन ने विवेक, मैनेजर और पंडित जी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद, मुझे अब शांति मिल गई है। फिर एक सफेद रोशनी एवलिन को घेरने लगी और धीरे धीरे वह रोशनी के साथ गायब हो गई। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया, लेकिन इस बार वह अंधेरा भयावह नहीं लगा। विवेक, मैनेजर और पंडित जी जानते थे कि एवलिन अब शांत हो चुकी है। उन्होंने कमरे से बाहर निकलकर दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद होटल ग्रैंड सेंचुरी में एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा में होटल के कर्मचारियों और आसपास के लोगों ने भाग लिया। पूजा का आयोजन एवलिन की आत्मा की शांति के लिए किया गया था। होटल ग्रैंड सेंचुरी से कमरा नंबर 101 का भूत हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब होटल में शांति का माहौल है दोस्तों। यह थी आज की कहानी।